Hello everyone, how are you all? I hope you all are well. So today we are going to talk about that the resource and development. So that is a very important chapter from class 10th geography book. So what is the resource? So something which can be used to satisfy our needs is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable is referred as a resource. Understood? कि ऐसी चीजें जो हमारी जरूरतों को पूरा करें। क्या हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर चीज जिसका उपयोग हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है, बशर्ते कि वह तकनीकी रूप से सुलभ हो। ओके, वह तकनीकी रूप से क्या हो, सुलभ हो। इट मीन्स टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो। इट मीन्स आर्थिक रूप से यह व्यवहार्य हो। इट मीन्स हम उसको व्यवहार में ला सके। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब कि सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो, यानी हमारी जो संस्कृति है वो उसको क्या करे, स्वीकार करे। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन बींग्स है उसमें हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट्स है, टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे क्या हैं, हमारे रिसोर्स हैं। ठीक है, तो पता चल गया रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स ऐसी चीजें होती है जो हमारी जरूरतों को क्या करे, पूरा करे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी रिसोर्सेस को कितने भागों में बांटा गया है। रिसोर्सेस को कितने भागों में बांटा गया है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स को देखें तो रिसोर्स को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है वो हमारा क्या है, नेचुरल है। ठीक है, अगर हम नेचुरल को बात करें तो नेचुरली को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। आई होप आपको पता होगा, रिन्यूएबल मतलब जिसको हम रिसाइकल कर सके, फिर से बना सके, वो हमारा रिन्यूएबल हो गया। और नॉन रिन्यूएबल में क्या हो गया, जिसको हम फिर से न बना सके। ठीक है, रिन्यूएबल में क्या हो गया, हमारा वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, विंड हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। नॉन रिन्यूएबल जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये सब क्या है, हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में दो हैं, एक होता है कंटिन्यूअस और फ्लो, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, बायोलॉजिकल। ठीक है, तो कंटिन्यूअस एंड फ्लो में अगर हम बात करें तो उसमें हमारा क्या आएगा, एयर, विंड। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे सनलाइट, ये सब कंटिन्यूअस हैं। ठीक है, और बायोलॉजिकल में बात करें तो बायोलॉजिकल में भी दो तरह से होते हैं, एक होता है नेचुरल वेजिटेशंस और दूसरे होते हैं वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन में फॉरेस्ट हो गए और वाइल्ड लाइफ में जितने भी एनिमल्स हो गए। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी दो भागों में बांटा गया है, एक होता है रिसाइकलेबल और दूसरा होता है नॉन रिसाइकलेबल। यानी ऐसी चीजें जिसको हम क्या कर सकें, रिसाइकल कर सकें, और ऐसी चीजें जिसको फिर से हम रिसाइकल नहीं कर सकते, केवल वन टाइम्स यूज होते हैं, तो वो क्या होगा, हमारा नॉन रिसाइकल्स। ठीक है, दूसरा है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में दो है, एक होता है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। तो आखिर नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है, क्या नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है। तो अगर हम नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है बेटा, कि आर दोज रिसोर्स विच आर क्रिएटेड बाय द नेचर, यानी ऐसे रिसोर्सेज जिसको किसने बनाया हो, नेचर ने बनाया हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे आप देख सकते हो कि लैंड, वाटर, वाइल्ड लाइफ, एटमॉस्फेयर, ये सभी क्या कहलाते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि ये सारी चीजें कहाँ से है, हमारे नेचर से है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रिसोर्सेज हैव बीन क्लासिफाइड ऑन अ वेरियस बेसिस। तो सबसे पहला जो है वो है क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप है। तो एग्जिस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कभी नहीं खत्म होते हैं, और कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कौन सा, रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम क्या कर सकें, फिर से रिन्यू कर सकें। ठीक है, रिप्रोड्यूस कर सकें फिजिकल और केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू, तो उसे हम क्या बोलते हैं,
रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, क्या हमारा सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ठीक है, विंड एनर्जी हो गया। तो ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए, ठीक है। तो अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिनको हम एक बार कंज्यूम कर लें, फिर से उसको हम रिन्यू ना कर सके, ठीक है, फिर से उसको रिप्लेस्ड ना कर सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या है, तो आप कह सकते हो कि ऑयल है, क्या, ऑयल है, कोल है, पेट्रोल है, ये सब क्या है हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो ओरिजिन में क्या होता है बेटा, कि एक होता है बायोटिक रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो डायरेक्ट बायोस्फीयर से मिले। कहां से, सो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, ठीक है, जिसके पास लाइफ हो। जैसे हम क्या कह सकते हैं, बायोटिक में मतलब जिसके पास क्या हो, लाइफ हो, जिसके पास क्या हो, हमारी लाइफ हो। अगर लाइफ होगी तो वो क्या कहलाएगा, बायोटिक कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन से हो गए, जितने भी हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये हमारे ह्यूमंस क्या कहलाते हैं, ह्यूमन क्या है हमारे, बायोटिक हैं, ठीक है। इसके बाद जितने भी फ्लोरा और फौना है, क्या, जितने भी हमारे फ्लोरा और फौना है, ये सब भी क्या आएंगे, हमारे बायोटिक रिसोर्स में आएंगे। किसमें, बायोटिक रिसोर्सेज में, ठीक है। तो फ्लोरा मीन्स क्या हो गया बेटा, जितने भी प्लांट्स हैं, फ्लोरा मीन्स जितने भी प्लांट्स है, फोना मीन्स क्या हो गया, जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, जितने भी हमारे एनिमल्स है, वो क्या कहलाएंगे, हमारे बायोटिक रिसोर्सेज कहलाएंगे, ठीक है। और ए बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है, ए बायोटिक रिसोर्सेज को अगर हम कहें कि ऐसी चीजें जो नॉन लिविंग थिंग्स हो, ठीक है, ए बायोटिक का मतलब क्या होता है, हमारी नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। और बायोटिक के मतलब क्या हो सकता है, लिविंग थिंग्स। बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स और एबायोटिक मीन्स क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या हो गया, जैसे हमारे रॉक हो गए, ठीक है, रॉक हो गए। इसके बाद जितने भी मेटल हैं, ये सब हो गए। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे एबायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप का मतलब क्या होता है कि इसमें भी देखो बहुत सारे हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज हैं, इसके बाद है नेशनल रिसोर्सेज हैं और इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं। तो इनकी सारी चीजों को हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसा कि हमने बताया कि ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यू हो सके, ऐसे रिसोर्सेज क्या, जो रिन्यू हो सके, यानी हम उसको फिर से बना सके, रिसाइकल कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हो या वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू हो, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे आप देख सकते हो कि फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में हम क्या कर सकते हैं, प्लांटिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम फिर से प्लांटिंग करके फॉरेस्ट को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सोलर एनर्जी, सन है, तो ये सन हमेशा क्या कर सकता है बेटा, हम लोग को एनर्जी देता रहेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। अब विंड देखो, तो विंड क्या होगा, हमेशा ब्लो होता रहेगा, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि ये हमारे कैसे रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सिंपल सी बात है कि जो एक बार यूज हो चुके तो फिर से उसको हम रिप्रोड्यूस ना कर सके, ठीक है। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब इनको बनने में मिलियन ईयर्स लगते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आसानी से 1 या 2 या 10 साल में बन जाएंगे, इनको बनने में कितने साल लगते हैं, मिलियंस ईयर्स लगते हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कोल हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, कोल, पेट्रोलियम, ये सब रिसोर्सेज क्या है, नेचुरल गैस। तो ये सब क्या है, ये लिमिटेड है, क्या है, लिमिटेड है। अगर आपने इनको एक बार यूज कर दिया तो फिर से ये
फिर से आपको अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। बायोटिक रिसोर्सेज जैसा कि पहले ही हमने डिस्कस किया था, बायोटिक रिसोर्स का मतलब क्या होता है, जिसके पास लाइफ हो, ठीक है। बायोस्फीयर, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग को समझ लेना है कि बायोस्फीयर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि बायोस्फीयर क्या होता है, कि बायोस्फीयर जो होता है वो 3 चीजों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। कितनी चीजों से, 3। तो सबसे पहला जो होता है वो हमारा कौन सा होता है बेटा, एटमॉस्फेयर। क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। और जो दूसरा पार्ट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर। क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर। और जो तीसरा पार्ट होता है वो क्या होता है हमारा, हमारा लिथोस्फीयर। क्या, लिथोस्फीयर। तो ये तीनों मिलकर के ये जो बनाते हैं एरिया, और यही एरिया क्या कहलाता है हमारा, बायोस्फीयर कहलाता है। यही एरिया क्या कहलाता है हमारा, बायोस्फीयर कहलाता है। तो ध्यान देना, जहां पे एटमॉस्फेयर हो, हाइड्रोस्फीयर हो और लिथोस्फीयर हो, और ये तीनों मिल करके जो एरिया बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर, ठीक है। तो बायोस्फीयर में बेसिकली सभी प्रकार के बायोटिक पाए जाते हैं, ठीक है। चाहे वो आपका फ्लोरा हो गया, ठीक है, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स हो गए, फौना मीन्स एनिमल्स हो गए, जितने भी फिश हैं, जितने भी लाइफ स्टॉक्स हैं, तो ये क्या हैं, ये सारे हमारे बायोटिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात है, रॉक हो गया, मेटल्स हो गया, ठीक है, ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। क्या होते हैं ये, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ये बहुत ही जरूरी है। तो ऐसी रिसोर्सेज विच आर ऑपरेट बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जैसे अगर कोई लैंड हो गई, ठीक है, तो ये आपका पर्सनल लैंड है। अगर आपका कोई पास्चर लैंड हो गया, पॉन्ड्स हो गया, वाटर हो गया, वेल हो गया, तो ये इंडिविजुअल है। क्या है ये, इंडिविजुअल। आप देख सकते हो कि ये प्राइवेट लैंड है, तो ये क्या है, इंडिविजुअल, मतलब कि ऐसा ऐसे रिसोर्सेज जो इंडिविजुअली ऑपरेट किए जाएं, ठीक है। ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज बोलते हैं। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, कि ऐसे रिसोर्सेज जो सभी के लिए हो, यानी जितने भी कम्युनिटी के मेंबर्स हो, और वो मैनेज किए जाएं सभी कम्युनिटी के मेंबर्स के थ्रू, ठीक है। यानी पर्टिकुलर किसी एक का ना हो, पूरे पब्लिक का हो, तो उसे हम बोलते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे अगर कोई ग्रेजिंग एरिया है, आपका यूरियल ग्राउंड्स है, पब्लिक पार्क हो गया, पिकनिक स्पॉट्स हो गया, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, हमारा कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल रिसोर्सेज। तो जितने भी हमारे मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ है, ओशनिक रिसोर्स हैं, ठीक है, ओशियनिक रिसोर्स हैं, तो ये सारे रिसोर्सेज हमारे नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। मतलब कि इसका जो होल कंट्रोलिंग होता है वो किसके थ्रू होता है, गवर्नमेंट के थ्रू होता है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि जितनी भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ठीक है, तो वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज किस में आते हैं बेटा, नेशनल रिसोर्सेज में। और एक ओशियनिक रिसोर्सेज होते हैं, इसमें दिया गया है कि 12 नॉटिकल माइल्स, ये जो दूरी होती है, अगर जैसे कोई भी कंट्री है तो उस कंट्री से अराउंड 12 नॉटिकल माइल्स दूरी तक किसका कंट्रोल रहता है, उस नेशन का कंट्रोल होता है, ठीक है। तो उस वो भी किसके अंडर में आता है, वो हमारे नेचुरल रिसोर्स में आता है। और जैसे ही उसके आप बाहर जाओगे, 12 नॉटिकल माइल्स के बाहर जाओगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा कि वो हमारा दूसरे के अंडर में होगा। यानी आपको पता है कि वो इंटरनेशनल रिसोर्स में चला जाएगा, किसमें, इंटरनेशनल रिसोर्स में चला जाएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, कि ऐसे रिसोर्सेज लाइंग बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ अ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इन द ओशियन आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। तो यानी ऐसे रिसोर्सेज जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन द्वारा कंट्रोल किए जाएं, मैनेज किए जाएं, ठीक है, वो हमारा ओशियनिक रिसोर्सेज हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये सब क्या है, हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और ये बियॉन्ड 200 किलोमीटर्स हैं, कितना,
बियॉन्ड 200 किलोमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट। तो बेसिकली इसको कैटेगराइज किया गया है पोटेंशियल रिसोर्सेज में, किसमें, पोटेंशियल रिसोर्सेज में, इसके बाद स्टॉक रिसोर्सेज में, डेवलपमेंट रिसोर्सेज में और रिजर्व रिसोर्सेज में, यानी 4 कैटेगरी में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, तो अगर सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्स की बात करें तो इसमें सोलर है, विंड एनर्जी है, ठीक है, इन गुजरात एंड राजस्थान। स्टॉक रिसोर्सेज में अगर बात करें तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। डेवलपमेंट रिसोर्स में कह सकते हैं तो सॉयल, एविएशंस, और अगर हम रिजर्व रिसोर्सेज में कह सकते हैं तो फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल्स, etc। तो चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो आखिर पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो रिसोर्स विच आर फाउंड इन द रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, यानी हमें पता है कि ये रिसोर्स है लेकिन अगर उसका यूटिलाइजेशन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारा पोटेंशियल रिसोर्स कहलाएगा। तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि राजस्थान और गुजरात में क्या है, बहुत ज्यादा विंड एंड सोलर एनर्जी है। कहाँ पे? गुजरात और राजस्थान। अगर हम बात करें तो गुजरात, ठीक है, गुजरात और राजस्थान, ठीक है, तो गुजरात और राजस्थान ऐसे दो स्टेट हैं। कौन से? गुजरात और राजस्थान ऐसे दो स्टेट हैं जहां पे अगर हम बात करें सोलर, कौन सा? सोलर और विंड, ये दो एनर्जी अवेलेबल है बट हम इसका अभी यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल रिसोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? पोटेंशियल रिसोर्सेस कहेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें स्टॉक रिसोर्सेस की, तो स्टॉक रिसोर्सेस का मतलब है कि हमने उसका सर्वे किया है लेकिन हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिसके थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकें। यानी ऐसे रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि हमने सर्वे किया और हमें पता लगाया कि ये यहाँ पे ये रिसोर्स है बट हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको क्या कर सकें, यूज कर सके। जैसे वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेस। जैसे अगर हम बात करें किसकी? वाटर की, तो वाटर H2O है, ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि इसमें दो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या? हाइड्रोजन और कौन सा गैस है? और ऑक्सीजन। ठीक है, ये दोनों गैसें हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये दोनों गैसें हैं और ये काफी इनफ्लेमेबल हैं। क्या है? इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज्वलनशील हैं। क्या है? बहुत ही ज्वलनशील है। हमें तो पता है लेकिन अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके थ्रू इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हम यूज करके यूटिलाइजेशन कर सके। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक रिसोर्सेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज यानी रिसोर्स को कैसे डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिसोर्स का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। हम सबको पता है कि जो रिसोर्स है उसका बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। तो रिसोर्स क्या होता है? एक फ्री गिफ्ट है। किसके थ्रू? नेचर के थ्रू। जो रिसोर्स है वो क्या है? एक फ्री गिफ्ट है नेचर्स के थ्रू, जिसके थ्रू ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है? उसको यूज कर रहा है। ठीक है, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मेक देम यूजफुल फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। Some resources can be used directly. They have to be processed to make them useful for satisfy our want. Like that, land has to be cleared and plowed by growing crops. Water has to be taken to the field for irrigate. So what is that? That is the development of resources. Okay. So you can see here कि problems created by indiscriminate use of the resources by man. तो हमने देखा है कि जो हमारा ह्यूमन बीइंग्स है वो बहुत ही तेजी से बिना सोचे समझे रिसोर्सेज का यूज कर रहा है। ठीक है, तो अंधाधुन रिसोर्सेज यानी आप जब रिसोर्स को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जरूरत से ज्यादा यूज करने लगते हैं तो वो क्या होने लगता है? डिप्लीटेड, यानी वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जैसे फॉरेस्ट, ठीक है,
इसके बाद कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज होते हैं जो सोसाइटी को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, किसमें, रिच और पुअर पीपल में, ठीक है। इसका कारण क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग भी होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशंस भी होता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस भी होते हैं, तो ये सब भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, हमारी अर्थ की टेम्परेचर का बढ़ना, ये जो हमारी अर्थ है उसके टेम्परेचर्स को क्या होना, इंक्रीज होना, ये क्या कहलाता है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग। आप देख सकते हो कि इस समय हमारा जो टेम्परेचर है वो 47 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस यहाँ तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये इसका मेन रीजन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर पता ही है कि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। तो ओजोन लेयर के डिप्लीशन के कारण ही क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। आपको पता ही है कि ओजोन लेयर क्या करता है, ये हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से, ठीक है, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन किसके कारण होता है, ये जब है एक्सेसिव यूज ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, तो इन सब के कारण क्या होता है कि बहुत ही हार्मफुल गैसेस, अभी बताया गया था कि ओजोन लेयर डिप्लीशन का मेन कारण क्या है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बहुत ही खतरनाक गैस होती है जो ओजोन लेयर को क्या करती है, डिप्लीट करती है। क्या है, CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या, क्लोरो फ्लोरो और कार्बन। तो ये बहुत ही हार्मफुल गैस है जो किसको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ओजोन लेयर की। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही जाती है, सब लोग कहते हैं कि ओजोन लेयर में होल हो गया है। होल नहीं होता है। ओजोन लेयर एक ओजोन लेयर क्या होता है बेटा, एक परत होती है ओजोन की, ठीक है। तो ओजोन की परत होती है तो ये काफी डेंस होता है। डेंस मतलब क्या होता है, ये घना होता है, ठीक है। तो जब ये CFC गैसेस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, तो ये जो लेयर है, डेंसिटी है इसकी कम हो जाती है। क्या, इसकी जो लेयर है, लेयर की जो थिकनेस है, लेयर की जो थिकनेस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस कारण कहते हैं कि ओजोन लेयर का क्या हुआ है, डिप्लीशन हुआ है, ठीक है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो ये सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि विच डज नॉट डैमेज द इन्वायरमेंट, यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जो हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे, यानी उसको बिना नुकसान पहुंचाए हुए अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। At the same time, take care of the needs of the future generation is called sustainable development. So that is a very important definitions for you. So you should just learn what is the definition of sustainable development. तो आप कह सकते हैं कि the economical development which does not damage the environment and at the same time take care of the needs of the future generation is called sustainable development, ठीक है। तो sustainable development का जो की पॉइंट है वो क्या है, does not damage the environment। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या करना, आपको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। अब बात आते हैं कि क्यों जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमें पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो क्या हैं, नॉन रिन्यूएबल हैं, ठीक है, एग्जॉस्टेबल हैं, मतलब उसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं और खत्म हो जाएंगे। तो अगर हम उसका ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि फ्यूचर में हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, डीजल और पेट्रोल यूज कर रहे हैं, क्या, पेट्रोल यूज कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, बताया जा रहा है कि ये 70 to 80 ईयर्स में ये क्या हो जाएगा, ये आपका एग्जॉस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप सोचो कि अभी हम जब इसको बहुत ही एक्सप्लॉइटेशन यूज करेंगे, ओवर एक्सप्लॉइटेशन मतलब बहुत ज्यादा इसका यूज करेंगे, बहुत ज्यादा व्हीकल का यूज करेंगे, तो आफ्टर 70-80 ईयर्स क्या होगा, कहाँ से लोग पेट्रोल और डीजल लाएंगे, क्या जो भी हमारे व्हीकल्स है क्या वो रन कर सकते हैं, नहीं। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को अप्रूव करना चाहिए और हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही करने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं
कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हैज बिकम अ मेजर थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस, आज आप देख रहे हैं कि जो CO2 की मात्रा है वो काफी बढ़ती जा रही है। ठीक है, हमें पता है कि जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में जो CO2 की मात्रा होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, चाहे वो O2 की मात्रा हो। O2 कितना परसेंटेज पाया जाता है हमारा? O2 हमारा पाया जाता है 21%। ठीक है, तो ये हमारे इन्वायरमेंट को भी क्या कर रही है? पॉल्यूटेट कर रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। तो रिसोर्स प्लानिंग, यानी हमें रिसोर्स कैसे प्लान कर सकते हैं? तो सबसे पहले जरूरी है कि रिसोर्स प्लानिंग इज अ टेक्निक और अ स्किल ऑफ अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, यानी जो भी हमारा रिसोर्स है उसका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहला जो है आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ द रिसोर्सेज। पहले हमें सर्वे करनी चाहिए, मैपिंग करनी चाहिए, मेजरमेंट करना चाहिए, क्वालिटीज उसकी चेक करनी चाहिए, क्वांटिटी भी चेक करनी चाहिए कि भाई कितने मात्रा में है। ठीक है, और इसका इम्पोर्टेंट देखना चाहिए। ये पहला स्टेप है क्या? आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ द रिसोर्सेज। उसके बाद प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉइटेशन। तो डेवलप अ प्लानिंग स्ट्रक्चर्स विद अ सुटेबल टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप, यानी हमें एक सुटेबल टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए और स्किलफुल पर्सन्स को यूज करना चाहिए और उसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप करना चाहिए जिसके थ्रू हम उसका यूज कर सकें। ठीक है, मैच रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं जो किसके थ्रू होते हैं? हमारे गवर्नमेंट के थ्रू भी होते हैं और बहुत सारे बॉडीज के थ्रू भी होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें क्यों जरूरी है रिसोर्स प्लानिंग। तो इसलिए हमें जरूरी है क्योंकि ये बैलेंस डेवलपमेंट को प्रेफर करता है। ठीक है, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कुछ ऐसे भी रीजन्स हैं जो काफी रीच रिसोर्सेज हैं। ठीक है, और कुछ जगह ऐसा है कि वहां पे कुछ रिसोर्स मिला ही नहीं है। तो अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो होता है राजस्थान। कौन सा स्टेट? राजस्थान इज अ पुअर इन वाटर, यानी राजस्थान में वाटर अवेलेबल नहीं है, बट वहां पे क्या अवेलेबल है? सोलर एंड विंड। क्या? सोलर एंड विंड क्या है? बहुत ज्यादा है। ठीक है, कुछ ऐसे भी रीजंस होते हैं जो पुअर होते हैं किसी अदर पर्पस के लिए। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में है रिच इन मेनी रिसोर्सेज बट लद्दाख इज अ पुअर रिसोर्सेज। ठीक है, तो यानी MP में क्या होता है? ये यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन हमारा जो लद्दाख है वो वहां पे पुअर रिसोर्सेज, यानी वहां पे रिसोर्सेज उतने अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर हम क्या कर सकते हैं कि अगर रिसोर्स प्लानिंग करेंगे तो जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है, क्या? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज यानी जो रिसोर्सेज है उसका दुरुपयोग नहीं हो पाएगा, रिसोर्सेज खत्म नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इन्वायरमेंट पॉल्यूशंस को रिड्यूस कर सके हैं, जो कि सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है। ये हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूशंस क्या है? ये हमारा मेजर कंसर्न है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि हमें रिसोर्स प्लानिंग करना जरूरी है। इसके साथ साथ ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड। ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम जरूरत से ज्यादा किसी भी रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं, वाटर है। तो वाटर क्या है? एक रिसोर्स है। ठीक है, जो हमें तरह तरह के से यूज होता है। तो अगर हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेंगे वाटर का, बहुत ज्यादा यूज करेंगे, तो आने वाले फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अभी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है, क्या? ग्राउंड वाटर हो चाहे अंडरग्राउंड वाटर हो, उसका जो लेवल है वो क्या हो रहा है? लेवल डाउन हो रहा है। ठीक है, और सबको इजीली वाटर अवेलेबल नहीं हो रहा है। वाटर क्या है? इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमें ओवर एक्सप्लॉइटेशन को क्या करना है? रोकना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें हम लोग ने डिस्कस किया। अब बात करते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी किस तरह से हम रिसोर्स को बचाएं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? प्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मीट द प्रेजेंट नीड्स एंड टू स्टोर अ पार्ट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड
रिसोर्स कंजर्वेशन। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आई हैव हर्ड दैट कि यूएसए क्या कर रहा है कि जितने भी पेट्रोल हैं, ठीक है, क्या पेट्रोल और जो भी हमारे फॉसल फ्यूल हैं उसको रिजर्व किया हुआ है। किस लिए? फ्यूचर के लिए, कि जब उसको फ्यूचर में इसकी नीड होगी तो वो उसको यूज कर रहा है। अभी वो किससे पेट्रोल परचेस कर रहा है, डीजल परचेस कर रहा है? रसिया से और अदर्स कंट्रीज हैं उनसे परचेस किया है और अपने यहाँ वो रिसोर्सेज को क्या किया है, स्टोर किया है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें रिसोर्सेज को प्लान करना होगा कि कब हमें उसको यूज करना है, और जब जरूरत पड़े, इट इज अ नेसेसरी बिकॉज मेनी रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टेबल। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो खत्म हो चुके हैं, ठीक है, इसीलिए वी नीड टू कंजर्व देम, वी कैन यूज देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम उसको कंजर्व करते हैं तो लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ अ रिसोर्स हेल्प अस टू रिड्यूस द वेस्टेज, यानी अगर हम कंजर्वेशन करते हैं तो जो भी वेस्टेज हैं उससे हम बच सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर हम रिसोर्स कंजर्वेशन करते हैं तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सकती है। रिसोर्स कंजर्वेशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, बहुत ही अच्छा है। अब रिसोर्स कंजर्वेशन में बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है कि अगर अभी आपने एक छोटा सा एग्जांपल आपने देखा होगा कि दिल्ली में क्या हुआ था। दिल्ली में बेटा ऑड इवन का फॉर्मूला अप्लाई हुआ था। कौन सा? ऑड इवन। तो ये ऑड इवन क्या होता है कि एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी और एक दिन इवन नंबर की। तो ये क्या कह सकते हैं, ये एक प्लान कह सकते हैं कि किसका, रिसोर्स कंजर्वेशन का। यानी उन्होंने कहा कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है। क्या यूज करना है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है, ठीक है। अगर हम मोटरसाइकिल की जगह अगर साइकिल यूज करें तो ये भी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ अ रिसोर्स है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आइडियाज ऑफ गांधी जी अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, गांधी जी क्या कहते थे कि किस तरह से हम रिसोर्स को सेव कर सकते हैं, किस तरह से हम रिसोर्स को बचा सकते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि बहुत ही अच्छा सेंटेंस उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि देयर इज द इनफ फॉर एवरीबॉडी इज नीड, यानी जो रिसोर्सेज हैं वो सभी की नीड्स के लिए इनफ है, नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जस्टिफाई करने के लिए आ सकता है, क्योंकि देखो ग्रीड का मतलब क्या होता है कि आजकल जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, लोग रिसोर्सेज का यूज इसलिए कर रहे हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके, प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। तो रिसोर्स को क्यों यूज कर रहे हैं, बेसिकली उनका मेन पर्पस है प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। तो गांधी जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो लोगों की आवश्यकता को पूरा कर सकता है, किसी की लालच को नहीं, ठीक है। तो उन्होंने और एक बात कही है, उन्होंने कहा कि ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड द एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर द रूट कॉज ऑफ द रिसोर्स डिप्लीशंस। यानी ये जो ग्रीड है, सेल्फिश है, इंडिविजुअल्स हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशंस है, तो ये कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे रिसोर्स डिप्लीशन में बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं, ठीक है। किसी की लालच, किसी का इंडिविजुअल बेनिफिट, ओवर एक्सप्लॉइटेड, एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा यूज करना रिसोर्सेस का। नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आ जाने से भी रिसोर्सेस क्या हुए हैं, बहुत ज्यादा यूज हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ही वॉज द अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन, यानी वो नहीं चाहते थे कि किसी भी रिसोर्स का यूज करके हम प्रोडक्शंस को बढ़ाएं। वो चाहते थे कि रिप्लेस इट प्रोडक्शंस बाय मासेस, प्रोडक्शन बाय मासेस। तो मास प्रोडक्शन वो नहीं चाहते थे, वो प्रोडक्शन चाहते थे इस वे में कि जितनी हमारी जरूरत हो, जितना हमारा जरूरत हो, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए रिसोर्स का ओवर यूज करना ठीक नहीं है, इसके खिलाफ थे गांधी जी, ठीक है। और यहाँ पे एक समिति बैठाई गई थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट समिति है, और ये समिति थी बैठाई गई थी कब,
ये रियो डे जेनेरियो, क्या रियो डे जेनेरियो एक ब्राजील में जगह है और इसकी बैठक हुई थी 1992 में, ठीक है, जून 1992 में। और यहाँ पे 100 हेड्स ऑफ द स्टेट यहाँ मिले थे। और क्यों मिले थे? इस इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी किस तरह से हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है, किस तरह से हम अपने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को वर्कआउट कर सकें और किस तरह से ग्लोबल लेवल को मेंटेन रखें, ठीक है। तो इन लोगों ने बैठक की और इन्होंने जो भी क्लाइमेटिक चेंज, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज को देखा और जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज की नुकसान हो रहा था, तो इन सारी चीजों को उन्होंने करके एक प्रिंसिपल अप्लाई किया। उस प्रिंसिपल का नाम रखा गया एजेंडा 21, ठीक है। और उन्होंने फोकस किया किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। कब? 21st सेंचुरी में, ठीक है। तो ये एजेंडा 21 क्या है? तो ये एक डिक्लेरेशन है, एक साइन है। पूरे वर्ल्ड के जो लीडर इकट्ठा हुए थे 1992 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। तो दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। तो उन्होंने क्या किया कि इट एम्स एट अचीव द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी ये जो एजेंडा 21 है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्लोबली हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने बताया था ना, विदाउट हार्मिंग our nature. If we are doing the development, so that is known as what? Sustainable development. ठीक है। तो it is an agenda. What? It is an agenda to combat the environmental damage, यानी जो भी हमारे environment damage है, poverty है, disease है और जो global cooperations हैं और common interest हैं, mutual needs हैं, ठीक है, तो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो इन सबको एक साथ मिलकर के ये प्रॉब्लम्स को क्या करना? सॉर्ट आउट करना। और एक और बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट था कि एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा, यानी जितने भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, क्योंकि वो अपने बारे में बहुत ही अच्छा समझते हैं, ठीक है, तो उन सब का क्या करना है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना है और इसके साथ साथ जो भी ग्लोबली सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको अचीव करना है और नहीं करना है, इन्वायरमेंट को डैमेज होने से बचाना है। ये कुछ हमारा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया है। तो आप देख सकते हो कि अराउंड 27% हमारा क्या है? प्लेट्यूज है। हमारे माउंटेन्स आप 30% है और जो प्लेन्स है 43% है। तो हमें पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा क्या है? प्लेन्स है। तो इसलिए यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। विच एक्टिविटी? एग्रीकल्चरल। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज क्यों परफॉर्म की जाती है? क्योंकि इंडिया में प्लेन्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल की। तो मे बी ये एग्जाम में कभी कभी क्या हो जाता है? आ जाता है। कौन सा? सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल में सबसे पहला टॉप सॉइल है जहां पे हमारा ह्यूमस भी होता है और ये ह्यूमस जो होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी को, किसको? सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है? डिटरमाइन करता है, ठीक है। इसके बाद हमारा सब सॉइल्स होता है, वेदर्ड होते हैं, ठीक है। और वेदरिंग मतलब कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स इनटू द स्मॉल पीसेस, ठीक है। इसके बाद क्या है? सबस्ट्रेटम्स, वेदर्ड पेरेंट्स रॉक मटेरियल्स होते हैं और ये अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक होते हैं। तो ये जो सॉइल है, सॉइल प्रोफाइल, ये एक फिल्टर का भी काम करता है। किसका? फिल्टर का भी काम करता है। तो इसलिए जो सबसे प्योर अंडरग्राउंड वाटर हम लोग को मिलते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड जो वाटर हम लोग को अवेलेबल होते हैं वो काफी प्योर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये फिल्टर होकर के जमीन के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो ये सॉइल प्रोफाइल है, अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया की। आप देख सकते हो कि ये इंडिया है और काफी वास्ट कंट्री है। इसका एरिया अराउंड 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये जो एरिया है फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, तो आप देख सकते हो कि जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ठीक है,
तो जो लद्दाख का एरिया है, ठीक है, ये एरियाज जो हैं वो क्या हैं, बेसिकली फॉरेस्ट और माउंटेन से हैं, ठीक है। और ये जो आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो कि ये जो सॉइल है, ये बेसिकली कौन से सॉइल है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल है। क्या है ये? ब्लैक सॉइल है। और ये सब जो यहाँ पे हैं वो क्या है, फॉरेस्ट एंड माउंटेन। क्या है? फॉरेस्ट एंड माउंटेन है। ये हमारा क्या है, ब्लैक सॉइल है। अब ये देख रहे हो कि यहाँ पे कौन सी सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी सॉइल है, एलुवियल सॉइल, ठीक है, एलुवियल सॉइल। और ये बेसिकली आप देख सकते हो कि ये उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया है, ठीक है। और इधर देख सकते हो तो हमारा पंजाब, पंजाब का भी कुछ एरिया है, ठीक है। इधर हिमाचल प्रदेश, दिल्ली का कुछ भी एरिया है, तो ये इसमें क्या पाया जाता है, एलुवियल सॉइल पाया जाता है। यहाँ बिहार का भी कुछ एरिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल देख सकते हो उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का, इधर तमिलनाडु, केरल, ये सब जो एरिया है वो रेड एंड येलो सॉइल्स का है। ब्लैक सॉइल्स का हमने बताया ही था। लेटरॉइट सॉइल का आप देख सकते हो कि ये जो एरिया है, लेटरॉइट सॉइल, ये आप फिगर देख सकते हो, लेटरॉइट सॉइल्स यानी कुछ पार्ट ऑफ राजस्थान में है, ठीक है। तो हर जगह छोटे छोटे पार्ट्स में है। और ये जो सबसे लाइट है वो सेमी एरिड रीजन है। तो सेमी एरिड रीजन का मतलब कि जो राजस्थान वगैरह है ना, ये एरिया एरिड रीजन है, ठीक है। कौन सा एरिया है, राजस्थान वगैरह, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मेजर सॉइल टाइप कि कौन सी सॉइल कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, जिसके थ्रू आप सॉइल्स की टाइप्स को क्या कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। अगर आगे देखें तो ये जनरल लैंड यूज ऑफ परसेंटेज है, तो आप देख सकते हो कि ये जो एरिया है, ठीक है, ये नॉन एग्रीकल्चर एरिया है। तो फॉरेस्ट आप देख सकते हो पहले कितना था, 18.11% था, लेकिन अब ये परसेंटेज बढ़ करके ये आपका 23.3% हो गया है, ठीक है। अब ये आप जो देख सकते हो कि दैट इज अ नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया मतलब कि जो सोन एरिया का मतलब क्या होता है कि बुआई, यानी कितने सोन एरिया का मतलब होता है जहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाए। क्या किया जाए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को क्या किया जाए, तो वो एरिया क्या कहलाता है, सोन एरिया कहलाता है, ठीक है। इसको एरेबल लैंड भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एरेबल लैंड भी कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि बैरन, बैरन का मतलब क्या होता है बेटा, जहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का क्रॉप का प्रोडक्शन न हो, उसको क्या बोलते हैं, बैरन लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि कौन कौन से है, नेट सोन एरिया कितना है, नॉन एग्रीकल्चरल यूज क्या है, ठीक है। इसके बाद ओके, आई होप दैट वीडियो इज एंड। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर के साथ आऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हम लोगों को जानना जरूरी है और कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।